हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन मांगा का पार्ट 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो पार्ट 3 के लास्ट में हमने देखा था कि लैंगवांग जी जब मो कबीले में आता है तो वुई वुशियन वहाँ से गधे को लेकर भाग जाता है। और अब आगे पार्ट 4 के स्टार्ट होता है और अभी हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ी वाला इलाका, जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ के नीचे एक कुआं था और वहाँ पर बहुत सारे लोग आने जाने वाले लोग रेस्ट ले रहे थे और पानी भी पी रहे थे। वुई वुशियन क्या करता है ना, अपने उस गधे को लेकर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और वो वहाँ से कुछ पानी निकालता है कुएं से और कुछ सूखी घास को लेकर वो गधे को बोलता है, अरे मेरे मालिक पहले कुछ खा तो लो, फिर आगे का सफ़र भी हम जारी रखेंगे। लेकिन वो गधा तो मतलब कि उसका नखरा तो कुछ कम नहीं था, वो कुछ खा भी नहीं रहा था, वो सूखी घास की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देख रहा था। तभी विभीषण गुस्से से बोलता है, अब मैं ताज़ी घास तेरे लिए कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं। फिर थोड़ा सा खुद को शांत करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम ये थोड़ा सा सब्र कर लो और मेरे साथ दो और टूना पर्वत पर चलो तो मैं तुम्हें जितना मर्जी उतना ताज़ी घास वहाँ पर खिलाऊंगा। ये बोलकर वो गधी मतलब कि गधा को घसीट रहा था, लेकिन वो गधा तो अपने जगह से हिल भी नहीं रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी अपना दिशा दर्शक को देखते हुए बोलता है, हम जब आकर फाइनली पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं तो इसका सारा कंठा अब तक स्थिर क्यों है, ये हिल क्यों नहीं रहा है? तभी विभीषण उन लोगों को देखकर सोचता है, रॉक कल्टीवेटर्स यहाँ पर किसका शिकार करने आए हैं? बाय द वे, रॉक कल्टीवेटर का मीन्स होता है जो कि कोई भी कबीले से बिलोंग नहीं करते हैं, उनका कोई कबीला नहीं होता है, वो सेपरेट होते हैं। ओके। तभी वहाँ पर खड़ा एक दूसरा आदमी उस आदमी से बोलता है, शायद तुम्हारा दिशा दर्शक खराब हो चुका है। वैसे भी पर्वत और सिर्फ 10 माइल की दूरी पर है, तो हमें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा। इस वजह से हमें हमारा सफ़र को जारी रखना होगा और अपने रास्ते पर निकलना होगा। तभी विभीषण परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, क्योंकि ये गधा थोड़ा खा नहीं रहा था ना, इस वजह से। वो सोचता है कि मैं टूना पर्वत पर अपना एक सैनिक बनाने के लिए एक अच्छा सा भूत को पा सकूंगा या नहीं, ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक प्यारी सी लड़की आकर विभीषण को एक सेब देता है। लेकिन सेब को देखकर गधा एक बड़ा सा मुंह खोल के मतलब कि खाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन विभीषण क्या करता है ना, सेब को छीन लेता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सेब मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तभी गधा सैड सा फेस बना देता है और ये देखकर विभीषण मन में कुछ खतरनाक मतलब कि तूफानी चल रहा था। वो एक इविल स्माइल करता है और अगले ही पल में वो एक लकड़ी पर सेब को बांध देता है और गधे के सामने लटका देता है और ये आइडिया भी उसका काम कर जाता है। गधे सेब को मतलब कि गधा क्या करता है ना, सेब को खाने के लिए जोर जोर से भागने लगता है। तभी भागते हुए गधा जाकर एक पहाड़ के पास रुक जाता है। विभीषण बोलता है, ये तो मतलब कि बुद्धा पर्वत है, जो कि एक पर्वत है जिसका नाम बुद्धा पर्वत है। तभी विभीषण पीछे से हम उन आदमियों की आवाज़ सुनाई देता है जो कि एक्चुअली उस कुएं के पास भी थे, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो दिशा दर्शक वाला आदमी जो पकड़ा था ना, वो बोलता है, ये दिशा दर्शक में सभी बुरी शक्तियों को दिखाने वाला कांटा स्थिर है, इसका मतलब यहाँ पर आत्मा चुराने वाला शैतान नहीं है। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हारा दिशा दर्शक कुछ भी नहीं दिखा रहा, इसका मतलब क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है? ये साफ है कि ओवरऑल ये सिर्फ हमें ओवरऑल डायरेक्शन ही दिखाता है और स्पेसिफिक कुछ भी चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ पर निर्भर हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो कहानी के आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट दे देता हूँ। पहले चाइना में क्या होता था, लोगों के 3 डिफरेंट नाम होते थे, जिसका मतलब एक बर्थ नेम होता था, एक कॉमन नेम और एक टाइटल। एग्जाम्पल जैसे कि विभीषण उसका कॉमन नेम है और वी उसका बर्थ नेम है और वी उसका टाइटल है। ओके, ज्ञान के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, बैक टू द पॉइंट। तभी दिशा दर्शक जो पकड़ा था ना, वो आदमी बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि ये दिशा दर्शक किसने बनाया? और वैसे भी मैंने तो कभी नहीं देखा कि ये दिशा दर्शक कभी गलत पॉइंट किया हो या कुछ गलत दिखाया हो। अब तभी वो दूसरा आदमी बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है ये चीज़ विंग ने बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका हर एक बनाया हुआ चीज़ सही काम करे, उसका कोई भी चीज़ मतलब कि कोई भी बनाया हुआ चीज़ गलत नहीं हो सकता। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम उस पर कभी डाउट नहीं कर सकते? तभी उस आदमी बोलता है, मैंने कब बोला कि तुम उस पर डाउट नहीं कर सकते? मैंने तो ये भी नहीं कहा कि उसका बनाया हुआ कोई भी चीज़ खराब नहीं हो सकता। आखिरकार वो भी तो एक इंसान है ना, और गलती तो इंसानों से ही होती है।
और तुम मुझ पर ही झूठा आरोप लगा रहे हो। ये सब बोलकर तीन लोग जो खड़े थे वो सब अपने आप में ही लड़ाई करने लगते हैं। तो वुई हुसैन ये सब देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हो जाता है और बोलता है ये सब मेरे लिए लड़ रहे हैं क्यों? अरे पगले, मेरे लिए मत लड़ो, ये सब मजाकिया हुए में बोलता है और खुद से ही थोड़ा सा गर्व करके बोलता है क्या मैं इतने ज़्यादा फेमस हो? ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा उसे दिखाई देता है। ये तो वही लड़की थी जो कि एक्चुअली में उसे सेब दिया था कुएं के पास में। तभी उस लड़की अचानक बुद्धा के पर्वत को देखकर नाचने लग जाता है। तो वुई हुसैन उसे देखकर हंसता है और सोचता है आज फ्री में ही बड़ा बड़ा फिल्म देखने को मिल रहा है। पहले मो कबीले में वो बुरी शक्ति और अब यहाँ पर ये लड़की। लेकिन तभी लोगों के भीड़ में से उस लड़की का माँ ए यान ऐसे चिल्लाते हुए आता है और उस लड़की को पकड़कर उसके साथ जाने के लिए बोलती है। लेकिन ए यान मतलब कि अपने माँ को ही धक्का दे देते हैं और पागल की तरह नाचने लगती है। ये सब देखकर वुई हुसैन को थोड़ा सा शौक लगता है और सोचता है कि अपने माँ को क्यों धक्का दिया। यही सोच रहा था कि तभी वहाँ से एक गुजरता हुआ आदमी बोलता है कितना दुख की बात है, ये लड़की मतलब अपने घर से फिर से घर से भाग गया। उसके पति और वो दोनों ही मतलब कि कोई भी उनमें से ठीक नहीं है। क्या पता उसकी माँ कितनी दुखी होगी। ये सुनते ही वुई हुसैन के मन में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। वो क्या करता है ना, उस आदमी के पास जाकर पूछता है क्या आपको पता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था? तभी वो आदमी उल्टा उसी से ही पूछ लेता है क्या तुम यहाँ पर उस आत्मा चोर को पकड़ने के लिए आए हो? तो वुई हुसैन जवाब देता है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो एक स्टोरी टेलर हूँ और कुछ नई कहानी की तलाश के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये आदमी पूछता है क्या हर एक स्टोरी टेलर तुम्हारे जैसा फनी होता है? खैर कोई बात नहीं, ये सब मेरे मामला नहीं है या फिर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो स्टोरी तो मैं तुम्हें बताऊँगा ये क्या हुआ था। तो ये सब बोलकर ये अपना कहानी बताने लगता है कि बुद्धा पर्वत पर एक पुराना सा कब्रिस्तान हुआ करता था। ये कुछ महीने पहले एक तूफानी रात की ही बात है जब कुछ कॉफिन्स को जमीन के ऊपर खुला पाया गया था और उन कठपुतलियों के साथ बहुत सारे बिजली में काले दिख रहे थे। जो लोग बुद्धे के शरण में थे वो पहले से ज़्यादा भी चिंतित हो चुके थे। कुछ टाइम तक प्रार्थना करने के बाद उन लोगों ने क्या किया ना, कब्रिस्तान को फिर से पुनर्निर्माण किया और सोचे कि अब खतरा शायद टल चुका है। लेकिन किसने सोचा था कि जो लोग बुद्धे के शरण में थे वो लोग भी अपना आत्मा को खोने लगेंगे। तभी वुई हुसैन शौक होकर बोलता है क्या उन लोगों ने भी अपनी आत्मा खो दी? तभी उस आदमी बोलता है जो पहला व्यक्ति था जिसका आत्मा चोरी हुआ था असल में वो एक गरीब व्यक्ति था जो कि इधर उधर घूमता रहता था और कुछ भी नहीं करता था। जिस दिन ये सब हुआ मतलब कि जिस दिन ये तूफानी रात था वो पहाड़ पर फंस गया था और उसका लक बहुत अच्छा था कि वो सुरक्षित वापस भी आ गया। हालांकि वो सुरक्षित वापस तो आ गया लेकिन अजीब बात यह थी कि वापस आने के कुछ दिनों के बाद ही अचानक उसको दुल्हन मिल गई और उसने बड़ी धूमधाम से अपनी शादी किया और लोगों को बताया कि वो घर बसाने जा रहा है और वो अब से अच्छा काम करने लगेगा। लेकिन वो अपनी शादी वाले रात ही बहुत ज़्यादा नशे में था और फिर वो बिस्तर पर ही गिर पड़ा, फिर कभी नहीं उठा और वो पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। कुछ दिनों तक बिना खाए पिए ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहने के बाद आखिरकार वो ज़मीन में समा गया। बेचारी उसकी दुल्हन शादी के तुरंत बाद ही विधवा हो गई। यही वही जो है ना, वही एक मतलब कि वो है जो मतलब कि हतभागी लड़की है। ये सब बोलता है उसके पति के मौत के बाद उसका भी आत्मा चोरी हो गया था। लेकिन ये विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बाद में उसका चोरी हुई आत्मा तो उसे मिल गया लेकिन वो खुद पागल हो गया और हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए नाचने रहती थी। ये सब बोलकर सब बोल रहा था कि तभी बोलता है कि ये लड़की वो थी जो कि दूसरा व्यक्ति था जिसका आत्मा चोरी हुआ था और तीसरा एयान के पिता थे और अब तक 7 लोग आत्मा चोरी के शिकार हो चुके हैं। ये सब बोलता है। अभी दोनों के बीच बात खत्म हो जाता है और अब एक सीन दिखाया जाता है कि वुई हुसैन जो कि पहाड़ी के रास्ते पर अपने गधे के ऊपर बैठकर जा रहा था और जाते जाते सोच रहा था
कि ये किस प्रकार का प्राणी है जो कि एक ही बार में ही 7 आत्माओं को चुरा कर खा लिया। और अब कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे कबीले के लोग यहाँ पर एकजुट क्यों हुए हैं। और यहाँ कोई मतलब कि अच्छा स्तरीय आत्मा उपयोग करने वाले बुरी शक्ति लगता है, मतलब कि जो उपभोग करते हैं ना, आत्मा को खा लेते हैं चाव से, वो वही वाला शक्ति है जो कि ये बता रहा था। तभी हमें कुछ लोगों का आवाज़ सुनाई देता है। आवाज़ बोलता है, शिकार को किसी दिशा से देखना है ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है कि कंपास में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तभी कोई आदमी चिल्लाता है, अरे बाप रे, ये क्या, अरे आधी रात हो चुका है और तुम क्या चाहते हो, तुम किसी फांसी पर लटके भूत की तरह दिख रहे हो। ये सब बोलकर मजाक उड़ा रहा था। वह फिर से बोलता है, हमें एक बुरे डर और एक्सपीरियंस के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, हमारे बैड लक, ये सब बोलता है। तभी विभीषण उन सभी को देखकर यही सोचता है कि शायद उन लोगों को शिकार नहीं मिला, इस वजह से वो लोग शायद निराश है। ये सब सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक और आदमी बोलता है, क्या इतने बड़े कबीले के नेता को शोभा देता है, वो आत्मा भक्षक आत्मा के लिए हमारे साथ लड़ रहे थे। तभी दूसरे आदमी बोलता है, हम और कर भी क्या सकते हैं, तुम चाहो किसी भी कबीले का अपमान कर लो, लेकिन तुम जियांग कबीले के अपमान कभी भी नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और तुम चाहे किसी भी व्यक्ति का इंसल्ट कर लो, लेकिन जियांग चांग का भूल कर भी मत करना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। या और हम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हैं, बस अपने आप को इस सभी मामलों से दूर रख सकते हैं। तभी सीन फिर से विभीषण पर दिखाया जाता है, जो कि जंगल में जा रहा था और कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देता है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उस पहाड़ पर मदद के लिए चिल्लाना, ये इसका एक ही मतलब है। आमतौर पर ये सब कुछ दुष्ट प्राणियों का काम होता है, ये सब विभीषण सोच रहा था। वो बोलता है कि जंगल में ये क्या करता है ना, ये जंगल में जो अज्ञानी लोग जाते हैं ना, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन मुझे क्या, वो जितना बुरा मेरे लिए उतना अच्छा। ये सब देखकर वो वहाँ से चला आगे जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग जाल पर फंसे हुए थे और विभीषण को देखकर बोलते हैं, ये क्या, हमने हमारे मदद के लिए एक पागल को बुलाया। तभी विभीषण को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। तो वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो जिन कबीले का एक लड़का हाथ में एक धनुष लिए खड़ा था। वो लड़का उई को देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो हमेशा तुम्हें बेवकूफ़ ही पाता हूँ। तभी विभीषण मन में ही सोचता है, ये तो लालनी के जीन कबीले की एक यंग स्टूडेंट की तरह लग रहा है। तभी वो लड़का बोलता है, पहाड़ों में लगभग 400 देवता बंधन जाल है और तुम लोगों ने अभी तक 10 से अधिक जाल को ही पहले से ही तोड़ दिया। ये सब सुनते ही विभीषण फिर से मन में सोचता है, देवता को बांधने वाली जाल काफ़ी मतलब कि महंगा आता है। 400 से जाल एक छोटी सी कबीले का सफाई करने के लिए काफ़ी है, और इसके पास ऐसे 400 जाल है, लगता है कुछ ज़्यादा ही अमीर है। ये सोचता है। और अभी यहीं पर हमारे पार्ट 4 का एंड होता है। तो जल्द ही मिलेंगे पार्ट 5 में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ऐसे और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो के बारे में कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं पार्ट 5 पर, तब तक के लिए बाय बाय।